Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 28 March and today is Monday. कवर करेंगे हम Economic Times को. बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये आपको अगेन टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर. तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है. इसके अंदर इस तरीके से 3-4 ये PDF आ जाती हैं. इसके अंदर ये ET दिल्ली वाली इकोनॉमिक टाइम्स की है, तो इसको आप चाहें तो डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं पहले. और अगेन अगर आपको वापस कुछ चेक करना है या कुछ पढ़ना है तो वो आप उससे कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से. टर्न अराउंड स्टोरीज रिस्क टेकर्स विन बिग. तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ. तो इसमें बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने एक अवार्ड शो पूरा कंडक्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे CEOs को ये इस तरीके से अवार्ड्स दिए हैं. तो एक तरीके से ये पूरा अवार्ड शो की रिलेटेड न्यूज़ है. पूरे फर्स्ट पेज पे जो 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों आर्टिकल्स के अंदर, तो जो पहला आर्टिकल है इसके अंदर लिखा है टर्न अराउंड स्टोरीज रिस्क टेकर्स विन बिग. तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सिंस ये एक अवार्ड शो की आर्टिकल है, न्यूज़ है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कवर करना, बट फिर मैं आपको 2-3 हाईलाइट्स बता देता हूँ. तो इसके अंदर मेन क्या लिखा है कि कौन सा अवार्ड किस किस को मिला है. इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट या कह लो 2 इंपॉर्टेंट आते हैं, जिसके अंदर पहला है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर. इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया है आधार पूनावाला, जो कि आपके CEO हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही इंस्टीट्यूट है, वही कंपनी है जिसने वैक्सीन्स बनाई है इंडिया के अंदर. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कंपनी है आज के टाइम पर, मतलब अभी जो हुआ है आज तक. और बिजनेस लीडर का इनको बेसिकली अवार्ड मिला है. और इन्फोसिस कंपनी को कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो कि काफ़ी प्रेस्टीजियस होता है इकोनॉमिक टाइम्स का. तो इसके अलावा आप जो भी अवार्ड चाहे वो पढ़ सकते हैं, बट इसके अलावा कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल पे क्रॉस भी लगाया हुआ है. आगे चले तो सेकेंड आर्टिकल के अंदर भी कुछ इसी तरीके से है. 3 टाइम जोन्स, 11 बिजनेस स्टार्स, सम बैंटर एंड मोर डिबेट्स. अब यहाँ पे बताया गया है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या था, कि जिस पर्सन को इन्होंने पहले तो नॉमिनी की तरह से सिलेक्ट किया है, वो कौन कौन थे, किस किस बेसिस पे वो सिलेक्शन हुआ है, और उस मतलब उसके अलावा कि किस बेसिस पे उन्होंने विनर्स को सिलेक्ट किया है. तो वो दोनों चीज़ें इसके अंदर मेंशन है. आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट अगेन कोई भी रेलेवेंट बात इसके अंदर नहीं लिखी हुई है. 3 टाइम जोन्स मतलब कि यहाँ पर कि जो लोग थे वो कोई US में था, कोई अमेरिका, इस तरीके से. मतलब US अमेरिका मुझे पता है सेम होते हैं, बट US में था कोई, कोई आपके ऑस्ट्रेलिया साइड था, तो उनके टाइम जोन्स में डिफरेंस था. तो ये सब चीज़ें थी इसके अंदर, ये सब लिखा हुआ है. तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ. तो अब आगे चलते हैं अपने ET मार्केट सेक्शन के ऊपर. इससे पहले बीच में एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का FPO आ रहा है, रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड. इनका हमने पहले भी देखा था FPO की, इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी पहले भी, इसी फॉर्म के अंदर जो इनका RHP होता है. तो इससे रिलेटेड उन्होंने दोबारा एक अपना एडवर्टीजमेंट किया है, और इनका जो इशू है वो आज क्लोज हो रहा है. तो हमें होपफुली कल देखने को मिल जाएगा कि कल कितना इनका FPO सब्सक्राइब हुआ, कितना इनका अलॉटमेंट का वो सब प्राइस वगैरह निकलने वाला है. तो ये कल देखेंगे यहाँ पर. बाकी एक बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही है इस वाले आर्टिकल के, कि यहाँ पर PVR और आइनॉक्स जो सिनेमाज हैं वो दोनों मर्ज हो गए हैं. अगर आपने कल की न्यूज़ पढ़ी हो, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ. यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, PVR और इनॉक्स विल मर्ज टू क्रिएट इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी स्क्रीन प्लेयर. तो बेसिकली PVR और आइनॉक्स मर्ज कर गए हैं, और अब ये वापस से एक पूरी एंटिटी बनेंगे जो PVR आइनॉक्स नाम से जानी जाएगी. ये कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है. एंड वाइल द branding on existing screens run by the individual companies will be maintained. मतलब जो कंपनी अभी भी, या जो सेंटर या जो सिनेमा अभी भी जैसे PVR के नाम से चल रहा है, वो PVR के नाम से ही चलेगा. और जो भी आपके नए सेटअप होने होंगे वो PVR आइनॉक्स के नाम से सेटअप होंगे, जो जस्ट दोनों का नाम कंबाइन कर देता है. और ये काफ़ी अच्छा डेटा भी इस आर्टिकल के अंदर मैंशनड है. PVR currently operates 871 screens across 181 properties in 73 cities. एंड आइनॉक्स की बात करें तो आइनॉक्स ऑपरेट्स 675 screens across 160 properties in 72 cities. The combined entity will become the largest film exhibition company in India. तो फिल्म एग्जीबिशन कंपनी का बेसिकली मीनिंग वही है कि सिनेमाज से रिलेटेड कंपनी सबसे बिगेस्ट बन जाएगी पूरे इंडिया के अंदर. तो इसके अंदर जब ये दोनों कंपनी मर्ज कर जाएंगी तो PVR के जो प्रमोटर्स हैं वो 10% स्टेक को होल्ड करेंगे, और आइनॉक्स के जो प्रमोटर्स हैं, या प्रमोटर्स का बेसिकली मीनिंग होता है एक तरीके से ओनर्स. जैसे मुकेश अंबानी इज़ द प्रमोटर ऑफ रिलायंस, तो वहाँ पर का वो एक तरीके से ओनर भी है. तो उस तरीके से अब विल हैव जो आइनॉक्स के प्रमोटर्स हैं उनके पास लगभग 17% कंबाइंड एंटिटी में स्टेक होगा.
ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो अगर ये 50-50 में इन दोनों में डिवाइड हुआ होगा तो उसके अंदर से पीवीआर का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है, आइनॉक्स का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे इनके प्रमोटर्स के पास क्या आएगा वो भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर नाउ द न्यू कंपनी विल हैव अ बोर्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 मेंबर्स। तो उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उसके अंदर 10 बोर्ड्स वाले मतलब 10 डायरेक्टर होंगे उसके अंदर, और दोनों कंपनीज के दो दो प्रमोटर्स होंगे, 2 सीट्स ईच एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब दोनों कंपनीज के दो दो प्रमोटर के लिए सीट्स होंगी और बाकी लोग जो होंगे वो अभी जो इनके एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स हैं उनसे बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। पैंडमिक एक्सपेक्टेड, बेसिकली अब इस न्यूज़ के अंदर क्या है कि ये दोनों यानी कि जो चेयरमैन है पीवीआर के और डायरेक्टर है एनॉक्स के, तो अगेन आपको थोड़ा यहाँ पे क्या इनके बीच में रिलेशन है इस आर्टिकल से रिलेटेड समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या किया है कि इसमें बोला हुआ है ये कैसे कैसे इन्होंने जो चैलेंजेस थे उनको ओवरकम किया। जैसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडियाज अप्रूवल विल बी एन इशू। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, जैसे अगर कोई ऐसी कंपनी बन जाती है, जैसे आज के टाइम पे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम स्नैपचैट के भी फीचर्स अपने उसके अंदर लेके आ रहे हैं, मतलब अब तो बहुत पुरानी बात हो गई वो, बट मैं फिर भी एक बार आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे वो अपनी स्टोरीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी तो उस टाइम पे बहुत सारे उनके ऊपर केसेस हुए थे कि स्नैपचैट का वो टोटल बिजनेस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और वो उनका नया आईपी भी नहीं है, मतलब कोई नया उसके अंदर वो वैल्यू प्रपोजिशन नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारा वहाँ पे प्रोसीडिंग हुआ, लास्ट में आपका इंस्टाग्राम ही जीता हालांकि, और उन्होंने अपनी स्टोरी चलाए रखी। बट इससे क्या होता है, कंपटीशन के ऊपर खतरा होता है कि कंपटीशन खत्म हो जाएगा और इंडस्ट्री के अंदर एक ही प्लेयर सर्वाइव कर रहा होगा। जैसे आज के टाइम पे फेसबुक और गूगल के साथ बहुत सारे ऐसे केसेस चलने लग रहे हैं जिसके अंदर कंपटीशन के ऊपर उनको ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो बेसिकली इसकी वजह से ही ये अब अप्रूवल के लिए इशू बोला जा रहा है कि क्या पता हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अगर कंपनीज मर्ज कर जाएंगी तो जैसा कि इन्होंने टर्म दी थी यहाँ पर फिल्म एग्जीबिशन इंडस्ट्री, तो फिल्म एग्जीबिशन इंडस्ट्री नाम से ये जो भी इंडस्ट्री है जो जो सिनेमाज को ये रिप्रेजेंट करता है मेनली, तो सिनेमाज में यही प्लेयर एक बचेगा पीवीआर आइनॉक्स, तो इसकी वजह से कंपटीशन खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो इंडिया के अंदर एक और एक्ट चलता है MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट, तो उसके तहत भी हो सकता है इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाएँ यहाँ पर। तो ये सब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इनका न्यू मतलब जो इनका आंसर है वो पढ़ सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा कोई रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इन्होंने मतलब जो एक पॉलिटिकली करेक्ट आंसर होता है वो दिया है और यहाँ पर कुछ इन्होंने मेन पॉइंट हाईलाइट नहीं किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेन न्यूज़ के ऊपर जो थोड़ी आज की है अच्छी न्यूज़। तो इसके अंदर देखेंगे पहली न्यूज़ है 2 in 3 ऑफ टॉप, हाँ तो यहाँ पर बीच में एक न्यूज़ थोड़ी सी रह गई थी यहाँ पर, स्टार्टअप फाउंडर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स फ्लोट प्री सीड इन्वेस्टमेंट फंड। तो बेसिकली इसके बैकग्राउंड में एक बात चल रही है यहाँ पर, भारत फाउंडर्स फंड एक सेटअप किया गया है। इसकी मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो इनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो आज के हैं या फाउंडर्स हैं उन्होंने आपका ये पूरा फंड सेटअप किया है। अगर आपको इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखना है तो ये भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आप दिखेगा आपको कि फाउंडर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ सेवरल स्टार्टअप्स, ये जैसे कि यूनिकॉर्न वगैरह जो भी हैं, जैसे आपको दिखेगा कि मीशो के फाउंडर, Cars24 के फाउंडर, लीड स्कूल के फाउंडर, ट्रीबो के फाउंडर, इस तरीके से बहुत सारे 65 फाउंडर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है इस फंड के थ्रू। वो क्या करते हैं, इस फंड को पैसा देते हैं और इस फंड को जैसे आपको दिखेगा यहाँ पर, मैं ये आपको आर्टिकल में से दिखा दूँगा। तो ये आपको दिखेगा कि द फंड इज़ बीइंग मैनेज बाय इन्वेस्टोपैड पार्टनर्स मानस सागर एंड सेरा अरोरा। तो ये आपका जो पूरा फंड है वो इस वाले दो जो आपके फंड के पार्टनर्स हैं मानव सागर और सेरा अरोरा, इनके थ्रू मैनेज किया जा रहा है। ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूरा करना है। तो ये क्या है फंड, ये एक तरीके से इसको आप सिलिकॉन वैली से कंपेयर कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली में क्या हुआ था कि वो अमेरिका में एक प्लेस है, वहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स डेवलप हुए थे। तो उसके अंदर जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एप्पल, ये चारों ही जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं आज के टाइम पे वो वहीं पर ही डेवलप हुई हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ये एक फ्रेज चलता है सिलिकॉन वैली इफेक्ट, जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो लोग जिन लोगों ने अपना पहले स्टार्टअप ओपन किया था उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब वो थोड़े बड़े हो गए, जैसे आज के टाइम पे जितना जोमेटो है, जोमेटो के लेवल पर पहुंच गए, तो फिर उन्होंने और छोटे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया जो कि वहीं पर बन रहे हैं। तो एक तरीके से एक साइकिल बन गई वहाँ पर, जो वहाँ पे स्टार्टअप बड़ा हो जाता था फिर वो भी अगेन इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता था। इस तरीके से वहाँ पर एक पूरी चेन बन गई और वो चेन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है,
क्योंकि भारत फाउंडर्स फंड के अंदर भी वही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जनरली जो आपके स्टार्टअप के ही ओनर्स हैं। आपको देखिएगा यहाँ पर सभी को फाउंडर्स हैं, यहाँ पर सभी, कोई भी आपको नहीं दिखेगा कि ऐसा कि को फाउंडर वगैरह नहीं, ये को फाउंडर एक बीच में आपको दिखेगा कि नहीं है, बट फिर भी ये एक काफ़ी बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर बीच में। और इसके अंदर न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ के अंदर इनकी डिटेल ही बताई हुई है, कोई ऐसा भी करंट डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर आपको इन्वेस्टर्स देखने कौन है तो मैंने आपको उसमें भी दिखाया था, और यहाँ पर भी सारा लिखा हुआ है, मतलब जनरल जो सारे इन्वेस्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं। और इसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है अभी तक 20 कंपनीज़ के अंदर, और वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, मतलब अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं $1 लाख to $2 लाख ऑन एन एवरेज इन वेरियस अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। हर स्टार्टअप के अंदर वो लगभग 1 लाख से $2 लाख इन्वेस्ट करते हैं, और ये मेनली उन स्टार्टअप्स को टारगेट करते हैं जो कि अभी आइडिया स्टेजेस के ऊपर हैं। आइडिया स्टेज के ऊपर किसी स्टार्टअप को पैसे देना वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो उसके अंदर उस गेम के अंदर ही उतर रहे हैं बेसिकली। तो प्री सीड इन्वेस्टमेंट फंड ये इन्होंने अभी इतने सारे दिए हैं यहाँ पर, जो आपको दिखेगा कि ये अभी टारगेट करते हैं 100 अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स का, बट अभी ये 20 टिपिकल कंपनीज, ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ये मैंने आपको उसके अंदर पढ़ा दिया था कि द फंड इज़ बीइंग मैनेज बाय इन्वेस्टो पार्टनर्स मानव सागर एंड सेरा अरोरा। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं मेन न्यूज़ पर। 2 in 3 ऑफ टॉप 500 स्टॉक्स इन बियर जोन। तो मैं आपको एक पूरा प्रैक्टिकल से बताता हूँ। आपको देखिएगा यहाँ पर एक नाम वर्धमान टेक्सटाइल्स, तो इसका मैं एग्जांपल लूँगा यहाँ पर, और मैं आपको एक चार्ट से समझाता हूँ पूरी न्यूज़। अब आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, इसके अंदर ये जो सबसे पहले समझते हैं, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर, ये ब्लू लाइन है कि शेयर प्राइस कितना चल रहा है, शेयर प्राइस कितना चल रहा है, ब्लू लाइन बताती है। अब यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा कि मैं अगर 1 मंथ का सिलेक्ट कर लूँ तो ये चार्ट पूरा 1 मंथ का बन जाएगा, क्योंकि मैंने 1 मंथ का ही लिया हुआ था, इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो एक वर्ड इसके अंदर आया है, आपको दिखेगा यहाँ पर 200 DMA। मुझे ये आपको मेनली इस चार्ट में से समझाना है। अब 200 DMA का मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देता हूँ पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन बेंचमार्क, मतलब इंडिया का जो बेंचमार्क है निफ्टी है, निफ्टी कुछ टाइम से गेन कर रहा है, हालांकि वो उससे पहले काफ़ी दिनों तक फॉल कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो द निफ्टी हैज़ डिक्लाइंड 7.8% एंड द NSE 500 हैज़ ड्रॉप 8.5%। तो ये दोनों ही आपके डिक्लाइन करे थे, और फ्रॉम February 24 व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन द निफ्टी फेल 8%। मतलब उस टाइम February 24 से लेकर मार्च के एंडिंग तक निफ्टी लगभग 8% फेल कर गया था। तो वहाँ से ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी ऊपर चल गया वापस से, मतलब बढ़ने लग गया, बट निफ्टी बढ़ने लग गया, उसके बावजूद भी निफ्टी तो सिर्फ टॉप 50 स्टॉक्स दिखाता है, बट टॉप 500 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर से लगभग 60% स्टॉक्स जो हैं वो आज के टाइम पे अपने 200 DMA से नीचे चलने लग रहे हैं। अब 200 DMA का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसका मीनिंग होता है इसका मीनिंग होता है 200 डे मूविंग एवरेज, यानी कि पिछले 200 दिनों का मूविंग एवरेज। पिछले 200 दिनों में जो इनका क्लोजिंग प्राइस था उनका एवरेज निकाला गया, और उसके बेसिस पे एक नंबर निकाला गया जिसको बोलते हैं 200 DMA। और 200 DMA से आप सीधी सी बात है कंपेयर कर सकते हैं कि आज के टाइम पे 200 दिनों का पिछला जो एवरेज है उससे ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। तो बेसिकली उस बेसिस पे ये पूरा 200 DMA का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर मैं आपको वर्धमान टेक्सटाइल जो कि अपने 200 DMA से नीचे ट्रेड कर रहा है आज की डेट में, उसका एग्जांपल देके बताऊं तो यहाँ पर आपको जो ग्रीन लाइन बीच में दिख रही होगी ये 200 DMA का चार्ट है, या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने हाइड कर दिया एंड अब विजिबल होगा। तो ये जो 200 DMA है इससे आप देख सकते हैं क्लियरली ये नीचे है, और अगर आपको प्राइस लेवल्स देखने हैं तो आप इधर राइट साइड देख सकते हैं। 2028 इनका 200 DMA है एंड 543 रुपीज़ पर इनका करंट प्राइस चलने लग रहा है। तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉल है, 1/3 के आसपास, या 1/4 कहना चाहिए, 1/4 के आसपास इनकी वैल्यू रह चुकी है। तो इस हिसाब से ये 200 DMA से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी और कंपनीज हैं आपकी टॉप 500 के अंदर जो कि अपने 200 DMA से नीचे क्रॉस कर रही हैं, जिसका नंबर इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंगली 60% से भी ऊपर जाता है। 2 in 3 इन्होंने टॉप 50 के अंदर लिखा है। 2 in 3 का मतलब होता है 66% के आसपास, तो मैं तो यहाँ पे कंजर्वेटिवली 60% के आसपास बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा बहुत सारे और भी इन्होंने फैक्टर्स बताएंगे जिसकी वजह से हो रहा होगा, बट ये सब ज़्यादा कोई रेलिवेंट बात इसके अंदर नहीं रहती है। आगे चलते हैं, इसके अंदर US बॉन्ड यील्ड मूवमेंट फ्लैग्स रिसेशन फियर्स। तो अब यहाँ पर इस न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे आप देख सकते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड के अंदर ऐसा नहीं है कि यूएस की जो ट्रेजरी है या जो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो वो एक ही टाइप के बॉन्ड इशू करती है या एक ही ड्यूरेशन के बॉन्ड इशू करती है।
उनमें काफ़ी सारी ड्यूरेशन के गैप्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर आपको दिखेगा यील्ड स्प्रेड यूएस 10 वाई एंड 2 वाई। तो 10 वाई और 2 वाई का मीनिंग है 10 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। एंड एक्स्ट्रा यील्ड को अभी आप छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है कि 10 ईयर की जो यील्ड है और 2 ईयर की यील्ड है, इसका मीनिंग है कि अगर आप गवर्नमेंट को अपना पैसा बॉन्ड की फॉर्म में 2 साल के लिए देते हैं वर्सेस 10 साल के लिए 10 साल के लिए देते हैं, तो उसके बीच में इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस रहता है उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया। अब उसके बेसिस पे मतलब इन दोनों का जो मतलब जिसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका जो मूवमेंट चल रहा है उसके बेसिस पे उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है। जिस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर कि इंडिया के अंदर या कह लो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन आ सकता है। रिसेशन एक वो फेज़ होता है जो कि डिप्रेशन से पहले होता है। डिप्रेशन के अंदर आप सभी को पता है इकोनॉमी आपकी पूरी गिर चुकी होती है, और रिसेशन के अंदर असल में क्या होता है कि इकोनॉमी गिर रही होती है। तो रिसेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक होप वाली चीज़ रहती है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेप्स ले लेगा अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड तो वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव भी करा सकता है। बट बहुत ही कम चांसेस होते हैं आज के टाइम पे, अगर क्योंकि ग्लोबली इतना सब कनेक्टेड हो चुका है तो कि हम रिसेशन से बाहर आ सकें बिना डिप्रेशन में जाए हुए। तो जैसे अगर आपको कोविड का टाइम याद हो तो कोविड के टाइम को रिसेशन बोला गया, बहुत ही एप्ट था क्योंकि वो डिप्रेशन नहीं था और वो मतलब रिसेशन के काफ़ी क्लोज एक सिचुएशन आप कह सकते हैं। तो रिसेशन इस तरीके से एक और ट्रिगर हो रहा है ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं द पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। तो यहाँ पर 10 ईयर का जो बॉन्ड होता है यूएस का और 2 ईयर का बॉन्ड होता है, उसके बीच में आपके लॉजिक से क्या होना चाहिए कि किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बहुत ही बेसिक लॉजिक है, आप सभी को समझ में आएगा होगा कि 10 ईयर का जो बॉन्ड है उस पर ज़्यादा आपको पैसा मिलना चाहिए और इंटरेस्ट के बेसिस पे बेसिकली। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो आज के टाइम पे सिर्फ 0.2% चल रहा है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। और अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर इट इज़ मतलब आप कह सकते हैं बेसिकली कि वो 0.2% है सिर्फ नेगेटिव होने से। यानी कि 10 ईयर पे आपको कम पैसा मिलेगा और 2 साल पे आपको ज़्यादा मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही आपका कॉमन सेंस से दूर दूर वाली बात चली जाती है। क्योंकि अगर किसी को 10 साल के लिए भी चाहिए तो वो 2-2 साल के गैप में वापस से इन्वेस्ट कर सकता है। तो बेसिकली इसकी वजह से होता क्या है आपको यहाँ पर दिखेगा कि द 10 ऑफ द 13 पास्ट रिसेशंस हैड बीन प्रीसीडेड बाय 10 ईयर रेट फॉलिंग बिलो द 2 ईयर रेट। तो पिछले जो 13 रिसेशंस रहे हैं यूएस या ग्लोबल मार्केट के अंदर, उसके अंदर से 10 ऐसे रिसेशंस थे जिसके अंदर जब ये रिसेशन आया उससे जस्ट पहले आपका जो 10 साल का रेट था वो 2 साल वाले रेट से नीचे गिर गया था। यानी कि अगर ये चीज़ जो नेगेटिव होने से सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.2% दूर है, तो अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो ये आपका रेट या कह सकते हैं कि रिसेशन भी ट्रिगर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, यही इसलिए लिखा हुआ है कि द रिसेशन इंडिकेटर्स हैव स्टार्टेड फ्लैशिंग वार्निंग साइंस। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। और इसके अलावा इस न्यूज़ में कुछ नहीं है, बट यही आपको मेन था कि यील्ड कर्व कैसे समझना है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो कर्व है इसमें अगर मैं बताऊँ तो ये बेसिकली ये दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इस वर्ड को लिखा हुआ है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स। तो स्प्रेड बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे काम आता है। यहाँ पर जो स्प्रेड का मेन मीनिंग होता है वो यहाँ पर नहीं दर्शाते हैं। स्प्रेड का मेन मीनिंग वही होता है कि जो बैंक कमाता है इंटरेस्ट लेके और इंटरेस्ट दे के, मतलब कि जो आपका बैंक लोन देता है उसके ऊपर जो इसको इंटरेस्ट मिलता है माइनस जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट देता है, उसके ऊपर जो आपका डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में, उसको स्प्रेड बोलते हैं। हालांकि उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। ईपीएफओ पैनल में फेवर मोर हाई यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स इक्विटी एक्सपोजर। तो ईपीएफओ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कमेटी बैठने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईपीएफओ क्या होता है। तो ईपीएफओ आपकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपका पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसी तरीके से ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मीनिंग होता है कि जैसे आपकी सैलरी आती है फॉर एग्जांपल 10,000 हर साल, तो आपकी रिटायरमेंट की बात की प्लानिंग भी आपकी उस सैलरी में से करी जाती है प्रोविडेंट फंड के थ्रू। इसके अंदर होता क्या है कि कुछ चार्ज आपका अपनी सैलरी में से कटेगा और कुछ चार्ज आपका एम्प्लॉय आपको देगा, यानी कुछ पैसा आपको एम्प्लॉय रखेगा आपके लिए। आप एक बैंक अकाउंट में कह सकते हैं, किसी भी चीज़ में कह सकते हैं। तो वो जनरली क्या होता है कि वो भी आपकी सैलरी में से कट रहा होता है, क्योंकि आपको अपनी सैलरी उसको इंक्लूड करके दे दी जाती है पहले, तो वो भी आपकी सैलरी में से कट रहा होता है। तो एक अमाउंट वहाँ से कटेगा इन टोटल और वो आपका एक अकाउंट में सेव हो जाएगा, जिसको कहते हैं ईपीएफओ। अब ईपीएफओ वालों के पास एक बहुत ज़्यादा एक वो होती है, एक कह सकते हैं कि एक एडवांटेज होती है कि वो बहुत लंबे टाइम तक कोई पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। क्योंकि कोई पर्सन जब जाके रिटायर करेगा
तब उसको अपना पैसा पीएफ का चाहिए होगा, प्रोविडेंट फंड का, जो कि आपके कूपन पेमेंट्स के अंदर दिया जाता है। वो सारा पैसा एक पर्सन को एक साथ नहीं मिल जाता है। वो जैसे आपको आपको पता होगा पेंशन जैसे मिलती है, पेंशन एक मंथली या इस तरीके से पेमेंट होती है, उसी तरीके से आपको पीएफ का पैसा मिलता है। तो उसके लिए इनके पास काफ़ी बड़ा टाइम होता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग अभी मीटिंग बैठाने वाले हैं, और ये क्या करना चाहते हैं, ये डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या ये इक्विटी के अंदर ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं इक्विटी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए अभी तक नहीं डाल रहे थे। बट सिंस अभी काफ़ी अच्छा पॉइंट हाईलाइट हुआ ही है कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर माना जाता है इक्विटी इज़ एज सेफ एज एफडी। तो बेसिकली उस तरीके से इक्विटी के अंदर ही क्या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। या दूसरी बात कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, जो कि मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बहुत सिक्योर होते हैं, तो उनके अंदर भी इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रादर दैन टॉप रेटेड हायर कॉर्पोरेट पेपर। यानी कि टॉप रेटेड कॉर्पोरेट पेपर होता है मतलब गवर्नमेंट से जस्ट एक लेवल नीचे सिक्योरिटी के अंदर, तो वो उसके अंदर छोड़ के हमें क्या गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादा यील्ड उसके अंदर मिल रही है। आपको दिखेगा प्रपोजल्स टू परमिट इट्स फंड मैनेजर्स टू इन्वेस्ट मोर इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स दैट यील्ड हायर देन टॉप रेटेड कॉर्पोरेट पेपर एंड इंक्रीज द एक्सपोजर टू इक्विटी। तो 2 पॉइंट्स है इसके अंदर। पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि आपके टॉप कॉर्पोरेट पेपर, कॉर्पोरेट होता है कंपनीज, तो जो कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती हैं उसकी बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसे ये कह रहे हैं हम कमा पाएंगे अगर हम गवर्नमेंट को पैसे देंगे आज की रेट में। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए फंड मैनेजर से मीटिंग होने वाली है। दूसरी बात है कि क्या हम इक्विटी के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म का टाइम है। इसके लिए ये मीटिंग करने वाले हैं, एंड ये मीटिंग लाइकली टू मीट ऑन ट्यूसडे, लाइकली ये ट्यूसडे को होने वाली है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप मैंने आपको पूरा क्लियर कर लिया हो जो भी मैंने न्यूज़ पिकअप करी है। मैंने थोड़ी कम न्यूज़ पिकअप करी क्योंकि ये वीडियो भी थोड़ा डिले हो गया, एंड मेरे लगातार एग्ज़ाम्स चलने लग रहे हैं आजकल, और अभी मेरा ब्रेक है। वैसे तो आज के लिए मेरा एग्ज़ाम है, बट उसके बाद ब्रेक है, 30th को मेरा लास्ट एग्ज़ाम। सो सॉरी फॉर द डिले और थोड़ी छोटी वीडियोज़ के लिए, बट उसके बाद आपकी वापस से ठीक चीज़ें हो जाएंगी। सो दैट इज़ इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।